हेलो दोस्तों, कल हमने बात किया था कि हिंदी का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ, मतलब थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देखे थे। आज हम देखते हैं भाषा और लिपि। तो भाषा का जो भाषा और लिपि है ना। तो भाषा किस तरीके से बना, एकदम से कोई चीज़ नहीं बनता है ना। तो भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, तो आप देख ही रहे हैं, मैंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले तो क्या आई है ना, ध्वनि आई है ना। ध्वनि से क्या बना होगा, वर्ण। ध्वनि के मेलों से क्या बनता है, हमारा वर्ण का उद्गम होता है ना। तो वर्ण से क्या बनेगा, हमारा अक्षर बनेगा। अक्षर से हमारा शब्द बना, शब्द से पद बने है ना, पद से पदबंध बने। उसके बाद हमारा पदबंध आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्य जो है वो बनाता है बोली को, है ना। और बोली से हमारा बनता है उपभाषा या फिर विभाषा। देन हमारे भाषा का क्या होता है, विकास होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। वर्ण क्या है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वर्ण, कोई वर्ण क्या है, क है, तो इसका हम खंडन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो वर्ण जो है वो ऐसा है जिसका खंडन नहीं कर सकते। तो वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण, है ना। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि हमारे जो वर्णमाला है उसमें स्वर वर्ण क्या क्या है और व्यंजन वर्ण क्या क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वर वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अक्षर। तो वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ण है क्या है, क एक वर्ण है और अ एक वर्ण है ना। तो वर्ण आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, अक्षर बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में क्या लगा है, हलंत लगा है ना। तो क के साथ अ जो है वो, अगर हम क बोलेंगे तो क के साथ अ जो है वो क्या है, उपस्थित है। तो वर्णों से मिलकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द जो होता है वो एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है ना। जब बोला जाए कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होता है, वो शब्द होता है दोस्तों। क्योंकि ये हमें सार्थक, देखो अगर क्वेश्चन बोले कि छोटी इकाई कौन सी है ना, तो हमारा क्या आएगा, वर्ण आएगा। वाक्य की छोटी इकाई कौन है, वर्ण है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वाक्य की सार्थक, है ना, तो सार्थक बोल दिया तो वो सार्थक क्या होता है, हमारा शब्द होता है। तो सार्थक के लिए क्या आएगा, सार्थक छोटी, वाक्य की छोटी इकाई क्या हो जाएगी, हमारी शब्द हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या देखा है दोस्तों कि भाषा की छोटी इकाई क्या है ना। तो भाषा की छोटी इकाई पूछे तो आप बोलोगे वर्ण, वाक्य की छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या आप बोलोगे, शब्द। अब देखते हैं पद क्या होता है। तो जब कोई शब्द, देखिए एक एक क्या बनते हुए आ रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता हासिल कर लेता है तो इसे हम पद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पानी क्या है, शब्द है। अब इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, पानी गिर रहा है, तो ये क्या बन गया, पद बन गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पद बन जाएगा। तो जब कोई शब्द जो है वो किसी वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता हासिल कर लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पद बोलते हैं। अब है बोली। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। अब जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में एक निश्चित क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है ना। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, यहाँ हल्बी बोलते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में जो बोली है उसका जो क्षेत्र है वो क्या रहता है दोस्तों, सीमित रहता है, व्यापक नहीं रहता है। तो बोली जो होता है इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। इसका व्याकरण का, इसमें व्याकरण का अभाव रहता है दोस्तों। उसके बाद है साहित्यिक रचना का भी अभाव रहता है। बोली अपने आप जन्म लेती है। तो जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी का एक विशेष व्याकरण नहीं है दोस्तों, है ना। और
का जन्म जो है वो अपने आप होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है हमारा विभाषा। तो जब बोली समृद्ध हो जाती है दोस्तों, जो बोली है वो क्या हो जाती है, समृद्ध हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। और जो विभाषा है या उपभाषा है, इसका व्याकरण पाया जाता है और इसकी साहित्यिक रचना भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है भाषा। तो भाषा जो है क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा है। तो ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब अपने विचारों को हम किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो वो क्या है, भाषा है। यह संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। तो ये किस धातु से बना है दोस्तों, भास धातु से बना है। भाषा रूढ़ या अतृच्छिक होता है ना। ये क्या होता है, रूढ़ होता है दोस्तों, है ना। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। देखो, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देते हैं, है ना। अगर आप लोग को क्वेश्चन दे देंगे कि भाषा का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो क्या कैसे होता है दोस्तों, कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है, इसे बहता नीर कहते हैं। तो भाषा को क्या कहा जाता है, बहता नीर कहा जाता है। भाषा में ग्रहणशीलता का गुण होना भाषा की विशेषता मानी जाती है। मतलब भाषा में क्या है, ग्रहणशीलता का अगर गुण है तो वो क्या है, भाषा का क्या है, विशेषता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, बोली, है ना, परिनिष्ठित और राष्ट्रभाषा। तो जो परिनिष्ठित होता है वो भाषा का शुद्ध रूप है। अगर आप लोग को बोल देंगे कि भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है, तो परिनिष्ठित है दोस्तों। परिनिष्ठित को मानक भाषा भी बोला जाता है, जो भाषा का शुद्ध रूप होता है ना, जो व्याकरण से क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। हमने तो देखा कि ये भाषा है ना। अब बात करते हैं लिपि की। दोस्तों थोड़ा सा ये जो क्लास है वो लंबा हो रहा है, मैं इसको जल्दी से कवर करती हूँ। तो लिपि क्या है, लिपि भाषा को दृश्य रूप प्रदान करता है ना। जो लिपि होता है वो हमारे जो भाषा है उसको दृश्य रूप प्रदान करता है दोस्तों। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी कौन से लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में। तो जो हिंदी को हम जो भाषा है उसको लिपि में लिखने का जो कार्य है ना, मतलब उसको एक दृश्य रूप प्रदान कौन कर रहा है, हमारी देवनागरी लिपि कर रही है। तो यह एक लिखित संकेत होता है। जो हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके साथ मतलब जो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी गई, कौन कौन सा लिखा गया है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि हमारा जो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो किस तरीके से हुआ है, इसका उद्गम किस तरीके से हुआ। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो बना उत्तरी ब्राह्मी, है ना, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका, फिर कुटिल लिपि, देन हमारा आया नागरी, फिर हो गया हमारा पश्चिमी शाखा, फिर आया हमारा देवनागरी। तो इस प्रकार से हमारे देवनागरी लिपि का क्या हुआ है दोस्तों, उद्गम हुआ है। लिपि 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है अक्षरात्मक और एक होता है वर्णात्मक, है ना। तो लिपि जो है वो 2 प्रकार का होता है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि लिपि जो है वो अक्षरात्मक और क्या होती है, वर्णात्मक। तो अक्षरात्मक में अक्षर का प्रयोग होगा और वर्णात्मक में वर्ण का, है ना। अब देखते हैं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो क्या है, अक्षरात्मक है कि वर्णात्मक है। तो दोस्तों हमारी जो देवनागरी लिपि है वो न तो अक्षरात्मक है न ही क्या है, वर्णात्मक है दोस्तों। देवनागरी लिपि दोनों का मिला जुला प्रयोग है। ये ना एकदम से अक्षरात्मक भी नहीं है, एकदम से वर्णात्मक भी नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या है, हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारी देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को स्पष्ट करने में क्षमता रखता है। आप जो भी उच्चारण करोगे एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भेद को स्पष्ट करने का क्या रखता है दोस्तों, क्षमता रखता है। इसमें एक भी मुख वर्ण नहीं होते हैं।
इसमें एक भी मुख वर्ण नहीं होते हैं दोस्तों। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग अलंकरण के रूप में करते हैं। सिरोरेखा यानी कि हम जो लाइन खींचते हैं ना दोस्तों, ऐसे किसी का नाम लिखना है तो लाइन खींचते हैं, तो इसमें रेखा का क्या होता है दोस्तों, अलंकरण होता है। उसके बाद है दोस्तों ये एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है ना। प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक पृथक वर्ण व संकेत होता है दोस्तों। तो हमारा जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता क्या है कि यह इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होते हैं, है ना, और अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया लिपि और भाषा के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।